फॉर दाहिने बाएं मुड़ ड्यूरिंग तेज चल। तेज चल में दाएं बाएं मुड़ने की कितनी हरकतें होती हैं? तो वो 4 होती हैं भाई, 4 मूवमेंट होती हैं। क्वेश्चन, सलामी शस्त्र और बगल शस्त्र कौन कौन से रैंक को दिया जाता है? तो सलामी शस्त्र मेजर रैंक और मेजर से ऊपर की रैंक को, और नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन रेंज तक को बगल सैल्यूट दिया जाता है। तो सलामी शस्त्र जो दिया जाता है तो वो तो मेजर और मेजर से ऊपर की रैंक को दिया जाता है, और जो बगल सैल्यूट दिया जाता है वो नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक की रैंक को दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसे पोज करके पढ़ लो समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट इज वैन, लाइन तोड़ कब किया जाता है? लाइन तोड़ तो थोड़े समय के ब्रेक लेने के लिए क्या किया जाता है? लाइन तोड़ किया जाता है। अन्य वीआईपी सम्मान गार्ड में कितनी नफरी होती है? तो वीआईपी सम्मान गार्ड के अंदर कितने होते हैं? 150 कैडेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी खालिस्तान हमको भरने हैं। 7.62 mm की जो LMG होती है लाइट मशीन गन, उसका जो ट्राईपोड होता है उसके ऊपर रेंज कितनी होती है? तो 1000 गज यहाँ पे आंसर आएगा। राइफल के साथ फायरिंग पोजीशन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 7.62 mm LMG की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? तो 30 राउंड आते हैं उसमें। नेक्स्ट इज, ट्रैगर पर जो होता है वो कितने प्रेशर का दबाव होता है? तो 2 टाइप के प्रेशर होते हैं ट्रिगर के अंदर। ठीक है, और अगर टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है? सही गलत लिखने हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहली बात कि LMG का हवाई जहाज पर फायर करते समय गैस रेगुलेटर 4 फीट का होता है एंटी एयरक्राफ्ट में, ये ट्रू है भाई बिल्कुल। मैक्सिमम रेंज 303 राइफल का जो अधिकतम रेंज होता है, .303 राइफल का जो अधिकतम रेंज होता है वो 500 गज होता है, गलत है भाई ये स्टेटमेंट। 7.62 mm की जो SLR होती है उसका खाली वजन 4.1 किलोग्राम होता है, ये भी गलत है। LMG जो 7.62 mm LMG होते हैं उसका फायरिंग पिन टूट जाने पर LMG सिंगल राउंड फायर करती है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी गलत स्टेटमेंट है। लेंथ ऑफ यहाँ पे 9 mm की जो कार्बाइन होती है उसकी खुली बट के साथ लंबाई 27 इंच होती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट आर दी कोज फैक्टर अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन? कि नेशनल इंटीग्रेशन जो हमारी राष्ट्रीय एकता है उसके खिलाफ कौन कौन से फैक्टर हैं जो राष्ट्रीय एकता को होने नहीं देते अच्छे से? तो वे कौन कौन से फैक्टर हैं? पहली बात तो सांप्रदायिकता, दूसरी भाषावाद, तीसरी क्षेत्रीयता की भावना, चौथा जातिवाद, पांचवा राजनीतिक दल, छठा आर्थिक समानता और सातवां विदेशी तत्व। तो ये टाइप आप लिख के आ सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है, अब भी आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय एकता मतलब देश को जोड़ना। राष्ट्रीय एकता एक मनोभाव होता है जिसमें निष्ठा, एकता और भक्ति की भावना होती है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु राष्ट्र होता है। राष्ट्रीय एकता का मतलब मेनली राष्ट्र से प्यार होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय एकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दी, अच्छा इंग्लिश में नहीं हिंदी में देखते हैं। राष्ट्रीय एकता शिविर में आपको कौन कौन सी बातें सिखाई जाती हैं? नेशनल इंटीग्रेशन का जो कैंप होता है NIC जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी बातें आपको सिखाई जाती है? अपने राष्ट्र से प्रेम करना सिखाया जाता है, जातिगत तथा क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्र हित को महत्व देना सिखाया जाता है, भाईचारे को बढ़ावा देना, व्यापक शिक्षा का प्रसार करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर राष्ट्र निर्माण के प्रमुख आधार लिखो। ठीक है, पहली बात तो भौगोलिक एकता, ऐतिहासिक एकता, राजनैतिक एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, जातीय एकता और राजनैतिक एकता। ये सारी अगर चीजें हैं तो ये नेशन बिल्डिंग का यानी कि राष्ट्र निर्माण का आधार होते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवसों की तारीखें लिखो। टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, विजय दिवस 26 जुलाई को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, एड्स डे 1 दिसंबर को। क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चलने फिरने का अधिकार। तो ये सारे के सारे क्या है? फंडामेंटल राइट है। नंबर 12वां, कर्तव्य और अनुशासन से आप क्या समझते हैं? ईश्वर के उन आदेशों का जो हमारे विवेक से प्रकट होते हैं पालन करना यही कर्तव्य है। मनुष्य के उन आदेशों का जो सही अधिकार सत्ता से प्राप्त होते हैं पालन करना ही अनुशासन है।
आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। कर्तव्य वो होता है जो हमको एक तरीके से ईश्वर का आदेश होता है और हमें दिल से लगता है हाँ ये काम, विवेक के हिसाब से लगता है कि ये काम इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर किसी सही अथॉरिटी के द्वारा, राइट अथॉरिटी के द्वारा हमें कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसका पालन करना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। ठीक है, अगला देखो भाई, मानव व्यवस्था के बारे में लिखो, यानी कि मैनेजमेंट क्या होती है, मैन मैनेजमेंट क्या होती है, इसके बारे में लिखो। मानव व्यवस्था से तात्पर्य है कि सैनिकों को इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास और समस्त संगठन युद्ध भूमि में अपनी समस्त अक्षमताओं का सही ढंग से इस्तेमाल करते हुए अपने मकसद को प्राप्त कर सके, उसे मानव व्यवस्था कहते हैं। नंबर 14, मनोबल से आप क्या समझते हैं? मनोबल एक नैतिक गुण होता है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है तथा जिसे उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जा सकता है। मनोबल का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की रुकावटों के होते हुए भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम इच्छा, यानी कि विल पावर, मोरल जिसको हम कहते हैं। नेता के कोई 5 गुण लिखो। पहले तो आचरण उच्च श्रेणी का होना चाहिए। दूसरा साहस, वह साहसी होना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी उसका धैर्य नहीं खोना चाहिए। सहनशीलता, वह सहनशील होना चाहिए। निर्णयकता, सही निर्णय लेने वाला हो। न्याय, उसे अपनी जनता के साथ साथ न्याय करना आना चाहिए, अर्थात उसका बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। 17 है, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? प्रेरणा व्यक्ति की वह अंदर की शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दिशा निर्धारित करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? अंदर से जो हमें ऊर्जा मिलती है किसी काम को करने की, जो प्रेरणा मिलती है उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेरणा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको सही गलत बताने हैं। तो पहला, ईमानदारी, साहस, हंसमुख अच्छे लीडर के गुण होते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। आत्मविश्वास कैडेट के मनोबल पर विपरीत असर डालता है, नहीं, विपरीत थोड़ी डालता है, अच्छा असर डालता है। निर्णय लेने की क्षमता के नेता की गुणवत्ता नहीं है, नेता का गुण है, ये बात गलत लिख रखी है। नेतृत्व दो मानव के बीच का संबंध नहीं है, ये भी गलत है। सच्चाई और दृढ़ता कैडेट के मनोबल को ऊंचा रखता है, बिल्कुल सही बात है कि सच्चाई और अगर दृढ़ता होगी तो कैडेट का जो मनोबल है वो ऊंचा रहेगा। लीडर एंड द टीम बोथ आर नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी गलत है, क्योंकि लीडर भी इम्पोर्टेंट है और टीम भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी वालों के लिए नेता और उसकी टीम इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ये गलत है, इम्पोर्टेंट तो होता है। तो सम्मान और वफादारी एक नेता द्वारा नहीं अपनाया जाता, गलत है, ये अपनाया जाता है। एक नेता की अक्षमता कैडेट को अपने आदेश स्पष्ट रूप से नहीं समझा सका, तो ये क्या चीज है? एबिलिटी ऑफ ए लीडर नॉट क्लियरली एक्सप्लेन हिज ऑर्डर टू ए कैडेट, ये गलत है बात, क्योंकि एबिलिटी क्या होती है? कोई भी अगर कैडेट है, कोई भी अगर लीडर है, नेता है, तो वो अपने कैडेट को अच्छे से समझा पाए, ये उसकी एबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं समझा सकता तो ये एबिलिटी नहीं है। नेता उसके अधीन व्यक्तियों के बीच जिम्मेदारी की भावना का विकास करने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है। नेता का यही काम होता है कि बाकी लोगों के बीच में वो जिम्मेदारी की भावना को पैदा कर सके। आत्मविश्वास नेता का गुण नहीं है, ये गलत है, गुण है। नेतृत्व, मनोबल, लगाव, अनुशासन और दक्षता नेतृत्व के मुख्य लक्षण नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण हैं और इन्होंने क्या रखा है कि नहीं है। लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप नेतृत्व के विकास के लिए चलाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। एक लीडर को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है, बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है। एक लीडर होने के नाते अधीनस्थ को एक टीम के तौर पर ट्रेनिंग दे, बिल्कुल सही बात है। जो भी अंडर है उसको एक ट्रेनिंग टीम के तौर पे उसको ट्रेनिंग दे, बिल्कुल सही बात है। एक लीडर होने के नाते उदाहरण है, एज ए लीडर यू शुड सेट ए एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है। लीडर होने का ये मतलब नहीं होता कि हम ऑर्डर चलाएं, लीडर होने का ये मतलब होता है कि हम अच्छा करें ताकि हमको देख के और अच्छा कर सके, हम एग्जाम्पल सेट करें। नंबर 19, प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं? एनसीसी कैडेट किस प्रकार सिविल अधिकारियों की मदद कर सकते हैं? ऐसी मुसीबतें जो मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, अचानक आ जाने को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, वनों की आग, पहाड़ों का टूटकर गिरना, ज्वालामुखी का फटना आदि। इस प्रकार की आपदा में एनसीसी कैडेट घायलों को अस्पताल पहुंचाकर वनों की आग बुझाने में, भूकंप के दबे हुए नागरिकों को निकालने और फैली हुई बीमारियों को रोकने में सिविल अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनसीसी कैडेट होने के नाते आप बाढ़ में क्या मदद कर सकते हैं?
लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सकते हैं, पीड़ितों को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा सकते हैं, उनके सामान की रक्षा कर सकते हैं, नावों का इंतजाम कर सकते हैं ताकि बाहर निकाल सकें जो भी लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको, और भी बहुत सारी आप मदद कर सकते हैं। खाने की चीज़ें वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं लोगों के लिए। हवाई हमले से पहले आप कैसे सुरक्षा करेंगे? हवाई हमले का खतरा होने पर 2 मिनट तक रुक रुक कर सायरन या सीटियां धीमे धीमे सुर में बजाना और खतरा टल जाने पर 2 मिनट तक जोर जोर से सायरन और सीटियां बजाना। बचाव की तैयारी। जहां पर हवाई हमले का ज़्यादा खतरा हो वहां पर 8 फीट व 4 फीट गहरा गड्ढा खोदें। मकान के सबसे नीचे वाली मंजिल में किसी भीतरी कमरे को शरण स्थल बनाएं। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें और कांच के ऊपर पेपर या कागज चिपकाएं और खाने पीने व प्रथम उपचार का सामान इकट्ठा करके रखें। मैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे लिख देता हूँ, वो ऊपर चला गया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि समाज सेवा से कैडेट को क्या लाभ होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि समाज सेवा से कैडेट को क्या लाभ होता है। कैडेट के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता, दया, उज्जवल भावनाओं का विकास होता है। कैडेट्स का नैतिक स्तर, भातृत्व की भावना और नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। तो ये फायदा होता है किस चीज से? समाज सेवा से। क्वेश्चन नंबर 23, देश में चलाए जा रहे पल्स पोलियो प्रोग्राम में एनसीसी कैडेट्स किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं? पल्स पोलियो प्रोग्राम में एनसीसी कैडेट निम्न प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। रैली निकालकर जनता में पोलियो के प्रति जनता को जागृति पैदा करके, पोलियो बूथ में डॉक्टर की सहायता करके, पोलियो बूथ से आई हुई भीड़ को नियंत्रित करके, मरीज बच्चों को नज़दीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर दवाई पिलाकर और अशिक्षित लोगों को पोलियो के विषय में जानकारी देकर। क्वेश्चन नंबर 24, एचआईवी से बचाव के उपाय लिखो। सबसे पहला, वेश्याओं या एक से अधिक स्त्रियों से शारीरिक संबंध न बनाएं। संभोग के समय अच्छी कंपनी के कंडोम का प्रयोग करें। इस्तेमाल किए हुए सुई का इस्तेमाल ना करें। एड्स से पीड़ित स्त्री को गर्भवती न होने देना। रक्त लेने से पहले रक्त की जांच करवाना। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एचआईवी से बचाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक सेवा के उद्देश्य क्या हैं? कैडेट्स में निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कैडेट्स में परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ाना। कैडेट्स को शर्म की प्रतिष्ठा की शिक्षा देना, कि शर्म यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, काम की। कैडेट्स में सहयोग की भावना पैदा करना, सहयोग की भावना पैदा करना, कोऑपरेशन पैदा करना और संगठित कार्य से नेतृत्व पैदा करना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपको बतानी है। वैसे मैंने फुल फॉर्म के ऊपर चैनल पे 2 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी फुल फॉर्म कवर की है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। तो पहले इनको देखते हैं। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एचआईवी की ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीएमजी कार्बाइन मशीन गन। नंबर 27, जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय करोगे? पहला तो हैंडपंप से पीने के लिए ही पानी का प्रयोग करें। पंप के नज़दीक कपड़े न धोएं और स्नान न करें, ठीक है। दूसरा, कुओं के चारों ओर चबूतरा बनाएं तथा ऊपर छत डालें, ठीक है। तीसरा, कुओं के बीच में गंदे बर्तन ना डालें। चौथा, पानी वाले बर्तनों को अच्छी तरह साफ व ढककर ही रखें। नेक्स्ट, गंदे हाथों से पानी न निकालें। नेक्स्ट, हैंडपंप व पीने के पानी के स्रोतों के पास किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। जहां तक हो सके पानी को उबालकर ठंडा होने के बाद छानकर उपयोग करें तथा कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डालें जिससे पानी के अंदर जो हानिकारक कीटाणु है वो मर जाएं। तो इन तरीकों का प्रयोग करके हम पानी को स्वस्थ रख सकते हैं या पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। नंबर 28, हाइजीन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पर्सनल हाइजीन से आप क्या समझते हैं? देखो, हाइजीन शब्द का प्रयोग बीमारियों से बचने का एक बड़ा उपाय है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है खुद की सफाई का ध्यान रखना, जो कि जवान की सेहत के साथ ताल्लुक रखती है। क्वेश्चन नंबर 29, कैंप में सफाई हेतु क्या क्या बंदोबस्त करेंगे? पहला तो कैंप के पूरे इलाके की सफाई करेंगे। दूसरा, रसोई घर की साफ सफाई रखेंगे। तीसरा, कोई भी जानवर है ना उसको अंदर नहीं आने देंगे। नेक्स्ट, गंदा पानी एकत्रित नहीं होने देना। अगला है हर सप्ताह में डीटीटी का छिड़काव करना।
नेक्स्ट बचे हुए खाने को गड्ढे में दबा देना। नेक्स्ट नहाने की जगह को साफ रखना। और उससे अगला है शौचालयों की नियमित सफाई करवाना। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं तो आप कैंप में सफाई रखेंगे। ये कैंप में सफाई का जो बंदोबस्त है उसको रखने के सारे तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन के मुख्य तत्व लिखो। तो भोजन के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। कार्बोज, प्रोटीन होती है भोजन में, वसा, खनिज लवण होते हैं, विटामिन होते हैं, जल, सेल्यूलोज आदि। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कि विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से सकर्वी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। किसी भी आकस्मिक घटना या रोग से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर के पास पहुंचने या अस्पताल ले जाने से पहले तक की दी गई चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। देखो, किसी को भी कोई तकलीफ होगी, अब जब तक डॉक्टर नहीं होता, जब तक जो उसे उपचार दिया जाता है ना, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। इंग्लिश के अंदर उसी चीज को हम फर्स्ट एड कहते हैं। 33, साइकिल एक्सपीडिशन की निम्नलिखित उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो जो साइकिल एक्सपीडिशन है उसके जो उद्देश्य हैं उनको यहाँ पे लिखना है। पहला, जनता में किसी विषय पर जागृति पैदा करना। दूसरा, कैडेट्स में आत्मविश्वास को विकसित करना। तीसरा, नेतृत्व, भाईचारा जैसी भावनाओं का विकास करना। चौथा, जोखिम उठाने की अक्षमता का विकास करना। पांचवा, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थलों को देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 34, एनसीसी कैडेटों को मुख्यतः कौन कौन से साहसिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। पहला तो पैदल यात्रा, दूसरा साइकिल मोटरसाइकिल अभियान, तीसरा पर्वतारोहण, चौथा चट्टानों पर चढ़ना एडवेंचर कोर्स, नेक्स्ट इज पैरासेलिंग, फिर पैरा जंपिंग, पैरास्लीदरिंग, सेलिंग, पैरासेलिंग अभियान, नौकायान अभियान और गोताखोरी अभियान। तो ये सारे के सारे साहसिक प्रशिक्षण है जो एनसीसी के कैडेट्सों को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, साहसिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। एडवेंचर ट्रेनिंग जो होती है उसका एम क्या होता है। पहली बात, साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना, कैडेट्स में साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, कैडेट्स में साहस तथा सहयोग की भावना का विकास करना, कैडेट्स में लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना और कैडेट्स में नेतृत्व के गुणों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 36, वायु प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है। पहला तो पीपल, बरगद, पोखर, नीम जैसे वृक्ष लगा के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, पुराने वाहनों को सड़क पर नहीं चलने देने से, क्योंकि वे ज्यादा धुआं निकालते हैं। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की नियमित जांच होनी चाहिए कि वे प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वनों से हमें क्या फायदा होता है। मनुष्य को चारा, लकड़ी, औद्योगिक उत्पाद आदि प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वन मनुष्य को छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और वायु शुद्धिकरण, भूमि सुरक्षा आदि प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव, उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अच्छा भाई। क्वेश्चन नंबर 39, भूमि कटाव को रोकने के उपाय लिखो। पेड़ पौधों को न काटा जाए, अधिक से अधिक पेड़ों पौधों को लगाया जाए, नदी नालों के किनारों पर बांध बनाए जाएं तथा उनके किनारों पर पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कि पानी का कटाव न हो। 40, एनसीसी कैडेट्स को दिए जाने वाले ऑब्स्टेकल प्रशिक्षण में से किन्हीं 5 ऑब्स्टेकल के नाम लिखो। ऑब्स्टेकल होती है बाधा, तो 5 बाधाओं के नाम लिखने। किस प्रकार की बाधा होती है, हिंदी में भी इनको यही कहते हैं। तो स्ट्रेट बैलेंस होता है, सीधा बैलेंस, क्लियर जंप, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल यानी कि एक ऊंची दीवार, डबल डिच यानी कि डबल गड्ढा, राइट हैंड वाल्ट, लेफ्ट हैंड वाल्ट, गेट वाल्ट और रैम पंप। ये कुछ बाधाएं होती हैं जो बाधा दौड़ के दौरान यानी कि ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के दौरान, ओटी जिसको हम कहते हैं, ओटी के दौरान एनसीसी के कैडेट्स को दी जाती हैं। क्वेश्चन है आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय सेना को 3 भागों में, थल सेना इंडियन आर्मी, जल सेना इंडियन नेवी, वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। ठीक है,
तो इन तीनों सेनाओं को इस तरीके से जो भारतीय सेना है उसको 3 भागों में बांटा गया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय थल सेना को कुल कितने कमांडों में बांटा गया है, उनके मुख्यालयों के नाम भी लिखो। तो इंडियन आर्मी की कितनी कमांड है, 7 कमांड है, वे कुछ इस तरीके से है। नॉर्थ कमांड यानी कि उत्तरी कमांड जिसको हम कहते हैं, उसका जो हेडक्वार्टर है वो उधमपुर में है। साउथ कमांड, दक्षिणी कमांड, उसका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर है। सेंट्रल कमांड, उसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। दक्षिण पश्चिम कमांड, साउथ वेस्ट कमांड जिसको हम कहते हैं, उसका जयपुर में है। पूर्वी कमांड कलकत्ता में है। पश्चिमी कमांड पूना में है। और ट्रेनिंग कमांड एक अलग से है, उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है महू में। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नंबर 43, मानचित्र के अध्ययन से कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इसकी मदद से हमें किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा हम मंदिर, किला, मस्जिद, गांव इत्यादि स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो मैप रीडिंग होती है, मैप रीडिंग के द्वारा हम रास्ते का पता लगा सकते हैं। कोई गांव है, पास में कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है जहाँ पे व्यक्ति जाके रह सकता है या अपना उस टाइम के लिए काम चला सकता है, तो ऐसी चीज़ों को हम मैप रीडिंग के द्वारा खोज सकते हैं। ये हमें मैप रीडिंग से फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर 3 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तर, ग्रिड नॉर्थ यानी कि ध्रुवीय उत्तर, और ट्रू नॉर्थ यानी कि वास्तविक उत्तर। तो उत्तर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, इसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 45, बियरिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। बियरिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बियरिंग और एक होती है बैकवर्ड बियरिंग या फिर बैक बियरिंग। फॉरवर्ड आगे के लिए और बैक बियरिंग पीछे के लिए। नंबर 46, निम्न की परिभाषा लिखो। पीक, चोटी किसको कहते हैं। तो पहाड़ की सबसे ऊंची जो जगह होती है जहां पहाड़ी खत्म होती है उसे हम पीक या चोटी कहते हैं। डिफाइल, डिफाइल का क्या मतलब होता है, 2 पहाड़ियों के बीच से जो गुजरने का रास्ता होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिफाइल कहते हैं। KNOLL, नेल, नेल क्या होता है, एक अकेली पहाड़ी जो कि दूसरे पहाड़ से थोड़ी दूरी पर होती है, उसे क्या कहते हैं, नेल कहते हैं। और ड्यून क्या होता है, ड्यून होता है हवा से बनने या बिगड़ने वाले रेत के टीले। जब हवा चलती है और रेत जो एक जगह इकट्ठी हो गई इस तरीके के टीले बनाती है तो उन्हें क्या बोला जाता है, ड्यून बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, पोजीशन निकालने का तरीका बताओ। ओन पोजीशन यानी कि खुद की पोजीशन निकालने का तरीका बताओ। कोई 2 मशहूर निशान ढूंढो जो जमीन पर और मैप पर भी हों, उनका फॉरवर्ड बियरिंग लो और फॉरवर्ड बियरिंग को बैक बियरिंग में बदलो और बैक बियरिंग को ग्रिड बियरिंग में बदलो और सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड बियरिंग को मैप पर प्लॉट करो। 2 लंबी लाइनें खींचो, जहां पर इन दोनों लाइनें ये आपस में कटती हैं वही ऑन पोजीशन होती है। देखो मैं दोबारा से बता देता हूं इस चीज को। ऑन पोजीशन यानी कि खुद की पोजीशन निकालने का मैप के ऊपर क्या तरीका होता है। देखो जब भी आपको ऑन पोजीशन निकालनी है तो आप कोई भी 2 पॉइंट लीजिए जो मशहूर हो, इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो जो पॉइंट है ना वे दोनों के दोनों मैप पे भी होने चाहिए। अब उसकी आप फॉरवर्ड बियरिंग लो, उसकी फॉरवर्ड बियरिंग लो और फॉरवर्ड बियरिंग को बैक बियरिंग में चेंज कर लो, इसका फार्मूला होता है। और फिर बैक बियरिंग को आप क्या करो कि ग्रिड बियरिंग में बदल लो। जब आप इसको ग्रिड बियरिंग में बदलोगे तो आप सर्विस प्रोटेक्टर के बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया, एक स्केल सा होता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से ग्रिड बियरिंग को मैप पर प्लॉट करो, ठीक है। अब ग्रिड बियरिंग को मैप पर प्लॉट करो, 2 लंबी लाइनें खींचो। अब जो 2 लंबी लाइनें मान लो एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, ये जहां पे मिलेंगी ना, जहां पे ये लाइनें मिलेंगी वही क्या होगी, आपकी ओन पोजीशन होगी, आपकी खुद की पोजीशन होगी। तो ये इसका तरीका है। नंबर 48, फासला जो होता है वो असल से ज्यादा कब दिखाई देता है। व्हेन डू यू फाइंड डिस्टेंस मोर देन एक्चुअल, कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो वास्तव में जितनी है उससे ज्यादा कब दिखाई देती है। तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, कम प्रकाश का होना, अगर प्रकाश कम है तो देखने वाले की आंख के सामने सूर्य को होना, इसके कारण भी हो सकता है। घाटी से होकर देखना, बीच में कोई घाटी है उसके लिए भी हो सकता है। और बीच में दबी हुई अगर कोई जमीन है तो उसके लिए भी हो सकता है कि जो फासला होता है ना वो व्हेन डू यू फाइंड डिस्टेंस मोर देन एक्चुअल, तो हमको एक्चुअल डिस्टेंस से वो ज्यादा दिखाई देती है। नंबर 49, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है। पहला है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दूसरा फाइल फॉर्मेशन, फिर एरो हेड फॉर्मेशन, फिर डायमंड फॉर्मेशन,
फिर स्फीयर हेड फॉर्मेशन और फिर एक्सटेंडेड फॉर्मेशन। तो ये कुछ टाइप होते हैं, 6 टाइप की। ये किसके टाइप होते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन के टाइप होते हैं। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एम्ब्यूस किसे कहते हैं? परिभाषा लिखो तथा एम्ब्यूस के प्रकार बताओ। चलते हुए या अल्पकालिक ठहरे दुश्मन पर छिपी हुई जगह से अचानक घात लगाकर हमला करना क्या कहलाता है? एम्ब्यूस कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो मौके की एम्ब्यूस और एक तैयारी का एम्ब्यूस। नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों को विस्तार से लिखो, एक्सप्लेन करना है। डिपार्चर लाइन क्या होती है? वह स्थान जहां से सेना आक्रमण को आगे बढ़ती है। तो जो पॉइंट होता है जहां से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिपार्चर लाइन। एच आवर आक्रमण करने का जो समय होता है उसे एच आवर बोला जाता है। असेंबली एरिया जमाव क्षेत्र, वह जगह जहां पर आक्रमणकारी दस्ते अंत में अपनी सब यूनिटों के साथ मिलते हैं, वह आक्रमण की तैयारी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? असेंबली एरिया बोलते हैं, जमाव क्षेत्र बोलते हैं। बाउंड, युद्ध के समय कमांडर को उसकी सेनाओं की गति पर अच्छा नियंत्रण करने में सहायता देती है। फर्म बेस, वह सुरक्षित जगह जहां पर रिजर्व कोर्स कमांडर के प्लान को लागू करता है, उसे क्या बोलते हैं? फर्म बेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक इन्फेंट्री प्लाटून में कौन कौन से हथियार होते हैं और नफरी तथा कितने सेक्शन होते हैं? तो कौन कौन से यहाँ पे हथियार होते हैं? तो राइफल होती है, LMG होता है, स्टेन गन होती है और 2 मोर्टार होते हैं। एक प्लाटून में हेडक्वार्टर व 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें एक JCO होता है, 32 अन्य रैंक होते हैं तथा सेक्शन की नफरी कितनी होती है? 10 होती है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, एक इन्फेंट्री बटालियन में MT कौन सी कंपनी होती है तथा मोटर प्लाटून कौन सी कंपनी होती है तथा कुल कितनी कंपनी होती है? MT व मोटर प्लाटून हेडक्वार्टर कंपनी में होती हैं, कुल 5 कंपनी होती हैं। ये आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, सही गलत पे निशान लगाने हैं। सेक्शन 2IC के पास राइफल होती है, बिल्कुल सही है, होती है राइफल। एक इन्फेंट्री के सेक्शन में नफरी 12 होती है, गलत है, ये 12 नहीं होती है। एक सेक्शन में 12 हैंड ग्रेनेड होते हैं, गलत है, 12 हैंड ग्रेनेड नहीं होते हैं। एक LMG का फर्स्ट लाइन कम्युनिकेशन 1200 राउंड का होता है, बिल्कुल सही। एक सेक्शन कमांडर नायक होता है, ये बिल्कुल गलत। क्वेश्चन नंबर 55, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ पे है? खड़गवासला में, खड़गवासला पुणे में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी कि वो कहाँ पर है? तो वो पुणे में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ पर है? IMA है देहरादून में। WOTA वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ये कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। आर्मी एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज, ये कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश। नंबर 56, सेक्शन में कितने प्रकार के वेपन होते हैं? तो सेक्शन में जो वेपन होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पे राइफल, दूसरा कार्बाइन, तीसरा पिस्तौल, चौथा 84 RL और 5वां LMG होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 के नाम दे रखे हैं। टोटल यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कारगिल युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में लिखो। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन पहले से ही पक्का डिफेंस लेकर अपने एरिया में बैठ गया था, जिसको हमारी सेना ने पता लगाकर पीछे खदेड़ा था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कारगिल वॉर कौन से ईयर में हुआ था। एक इन्फेंट्री प्लाटून में कितने सेक्शन होते हैं? एक इन्फेंट्री प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं और एक प्लाटून हेडक्वार्टर होता है। तो ये थे टोटल 58 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस